समताप मंडल। और इसको क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। क्या कहते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। पूछेगा इसकी ऊंचाई कितनी से कितनी? 18 से 32। 18 से इसमें मौसम घटनाएं होगा? नहीं होगा। इसमें मौसम घटनाएं तो सर जी क्या उड़ाएंगे? वायुयान। क्या उड़ाएंगे? क्या पूछेगा? वायुयान के लिए उड़ाने के लिए आदर्श दशा कौन सा? समताप मंडल। कौन मंडल? मौसम की घटनाएं किस मंडल में होती है? क्षोभ मंडल। किस मंडल में? याद रखिए, इसमें कभी कभी विशेष मंडल का निर्माण होता है, मतलब मेघ का निर्माण होता है, इसलिए इसे मुलाब मेघ कहते हैं। क्या मेघ कहते हैं? अच्छा बताइए, जेट स्ट्रीम किस मंडल में बहेगा? क्षोभ मंडल। कौन मंडल? सबसे तेज हवा किस मंडल में बहती है? अधोमंडल किसे कहते हैं? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन है? अब देखिए, समताप मंडल में ही ओजोन परत आएगा। कौन परत? मंडल नहीं हुआ है। क्या कहते हैं? अब ओजोन परत किस मंडल में होगा? अब देखिए, याद रखिएगा। अब अगर कभी कभी परीक्षा में क्या होता है, पूछेगा समताप मंडल का टोटल, तो डायरेक्ट डाल देगा 18 से 60। 18 से 60 नहीं होगा मैडम, इस समताप में ही तो ही है ओजोन परत। कौन है? याद आया? ओजोन परत का कितना? 18 से 32 से 60। 32 से समताप को हम लोग कर देते हैं 18 से 32, नहीं करते हैं 18 से 32। समताप को क्या कर देते हैं? लेकिन एक्चुअली समताप में ही ना ओजोन है, इसलिए हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते 18 से 60। नहीं पूछेगा। अगर सीधा पूछे समताप मंडल का रियल में 18 से 60 होता है। कितना? 18 से 32 तक मुख्य मंडल ये है। अब 32 से 60 में कौन है? ओजोन। 32 से 60 तो परीक्षा में कभी 18 से 60 दे देगा, घबराने की बात नहीं। एक्चुअली 18 से 60 ही है ये। 18 से अब उसमें है हमारा कौन परत? ओजोन परत। ओजोन परत कितना से कितना? 32 से 60। और बच्चों पढ़ते हैं 32 से 60 किलोमीटर तक इसकी है। ओजोन परत का कौन सा रासायनिक नाम? O3। क्या मैडम? क्या नाम? O3। इस मंडल में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है। कौन गैस? लेकिन इस गैस में छेद कौन कर देता है? परावैंगनिक किरण। कौन किरण? ये सूर्य से आने वाली परावैंगनिक किरण को अवशोषित कर लेता है। नहीं, इसके कारण हमको चर्म रोग या कैंसर नहीं होता। यदि इसमें छेद हो गया तो परावैंगनिक किरण डायरेक्ट धरती पर आएगा और हमको कौन सा रोग हो जाएगा? तो सर जी छेद क्यों होता है? CFC गैस। कौन गैस? कौन गैस? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। किस गैस के कारण? कौन गैस? सर जी तो CFC कहने निकले एयर कंडीशन से। कहाँ से? और रेफ्रिजरेटर से। क्या चीज से? दाढ़ी भी जो बनाता है पुरुष, उस भी CFC से बनाता है। कुछ महिला भी बनाती है, तो उनका भी कौन? CFC। हम महिला को भी देखा दाढ़ी बनाते हुए, तो ध्यान रखिएगा। अरे आप लोग नहीं बनाते? आप लोग क्या बना? अभी बनाती है? अच्छा पूछ रही है। नहीं सर जब भी बना रहे कोई बात नहीं। तो ध्यान रखिएगा, उस फॉर्म में भी कौन सा गैस होता है? CFC। कौन गैस? तो याद रखिएगा, ओजोन परत में जो छेद करने का कारण है CFC गैस। कौन गैस? अब देखिए, इसमें ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान बढ़ेगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ 1 किलोमीटर की ऊंचाई बढ़ने पर कितना तापमान? 5 डिग्री। कितना रे? कितना? धरती के नीचे कितना? 32 मीटर पर कितना कितना डिग्री? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घटेगा। घटेगा ना? कितना मीटर? 32 मीटर। कितना? 32 मीटर। 1 डिग्री सेल्सियस। वाह। यहाँ 1 किलोमीटर में कितना बढ़ेगा? 5 डिग्री। 1 किलोमीटर पे 1 किलोमीटर पे 5 डिग्री। ओजोन के क्षरण में बचाव हुए तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन हुआ था कब रे? 16 सितंबर 1987। 16 सितंबर ये सब तो यादें हो गया होगा। अभी पढ़ा है क्या मंडल? सर जी एक कर लब कितना? 60 से 640। 60 से इसी बीच में आ जाता है आपका मध्य मंडल। बात बुझे कि नहीं? तो ध्यान रखिए। सर जी हम मोबाइल जो बतियाते हैं कौन मंडल से? आयन मंडल से। कौन? लेकिन आप जब फोन लगाते हैं तो वो पहले जाता है आयन मंडल को, और फिर जिसको फोन लगाते हैं आयन मंडल से उस आदमी के पास जाता है। ऐसा नहीं कि सीधे हेलो हेलो हो जाता है। यहाँ से आप फोन लगाए गया कहाँ? आयन मंडल। उस वेव को क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। और फिर आयन मंडल से किसके पास? आप लगाए बुच्ची को फोन, तब पहले गए आयन मंडल। कौन मंडल? और आयन मंडल से कहाँ जाएगा? बुच्ची के पास। अब बुच्ची हमको फोन लगेगी, कहाँ जाएगा फोन? आयन मंडल। आयन मंडल से फिर मेरे पास आएगा। समझ में आया? इस मंडल में सबसे नीचे स्थित डी लेयर। कौन? डी लेयर से लॉन्ग रेडियो वेव एवं रेडियो वेव परिवर्तित होता है। इतना बात याद नहीं रखिएगा। पूछेगा संचार उपग्रह किस मंडल को कहते हैं? रेडियो किस मंडल से चलेगा? अच्छा कि टीवी, जितना भी संचार है कौन मंडल? बस एक लाइन। अब अंतिम मंडल है बहिर्मंडल। कौन मंडल? ये सबसे 640 किलोमीटर से जो अधिक हो जाएगा उस मंडल को कौन सा कहेंगे? इसमें जो है ना हाइड्रोजन और हीलियम गैस। मंडल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस की प्रधानता है ना? ये थोड़ा गलती लिख दी है हमको लगता है। अच्छा ठीक है। आयन मंडल में कौन सा तरंग? विद्युत चुंबकीय तरंग होता है। समताप मंडल में कौन परत? ओजोन परत। और वायुयान कहाँ उड़ेगा? समताप मंडल। क्षोभ मंडल में कौन घटना? मौसमी संबंधी घटना। कौन घटना? तो ये मैडम थोड़ा इसको ठीक कर लीजिए, यहाँ पे गलत लिख दिया है। क्लियर है ये बात? मैंने बोला है यहाँ पे गलत लिखा है। 0 से 18, 18 से
60, इसका भी होता है 60 से। अभी 32। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। किस पर जीवन है? क्या है? भोजन पानी सब कुछ है, सांस लेने का भी है, सांस छोड़ने का भी जगह है। नहीं, ध्यान रखिएगा, नहीं सांस लेने और सांस छोड़ने का दोनों जगह क्या है? धरती पे। नहीं, क्या हुआ तुम लोगों को तीनों? सांस छोड़ने पर याद आ गया? तुम छोड़ो। यहाँ 3 चीजें है, जल भोजन और हवा। यहाँ लिखना चाहिए हवा छोड़ने का भी जगह है। जल में रहने वाले जो जीव है उसको क्या कहते हैं? जलचर। क्या कहते हैं? इसका अगर आनंद लेना है ना तो ठंडी में आता है, कंबल में। बात मुझे कि नहीं? होता है क्या है, रात को अक्सर लोग को देखे खा के सूत गया और पूरा कंबल को घमका रहा होता है। हम लोग बैचलर लाइफ में देखे ना, एक कंबल में 6 लड़का। 3 बजे भोर में कोई तुजुक किया, कंबल को लात मार के हम लोग देखते थे। तो जिंदगी याद है हम लोग, आप लोग को नहीं होगा बैचलर लाइफ, आप लोग क्या देखे होंगे। जिंदगी तो उसी में था, दाल भात चोखा खा के कोई टेंशन नहीं है। बस आए रात 11 बजे चढ़ा, फिर देख लिए एक बार दाल भात चोखा। आपके जिंदगी में बड़ी टेंशन है। 3 चीजें, जल भोजन और हवा, वैसे कोई टेंशन नहीं। जल भोजन और हवा याद रख। जल में रहने वाले जीव जलचर, सब फालतू है। कट आगे चल, कोई काम। हाँ, पूछेगा जल मंडल में क्या क्या शामिल होता है? कदो देखो, पूछेगा जल मंडल में क्या क्या शामिल होता है? महासागर, सागर, झील, तालाब, जल। जो भी जल वाला भाग आएगा सब क्या कहलाएगा? पृथ्वी के कितना % भाग पर जल? 71। स्थल मंडल कितना? 29%। तो ध्यान रखिएगा, स्थल मंडल 29% भाग है ना रे। कितना महासागर है? 4। कितना? और कितना महाद्वीप? महाद्वीप या महादेश। तो पूछेगा कितना महादेश? तो 7। और कितना महाद्वीप? 4। कितना मतलब महासागर कितना? 4 महासागर। और महाद्वीप और महादेश कितना? 7। कितना? अब देखिए, अंतरिक्ष से पृथ्वी देखने पर कितना दिखता है? नीला। कैसा? किस चीज के कारण? परावर्तन के कारण। किसके कारण? तो ध्यान रखिएगा, परावर्तन के कारण दिखता है। नहीं, 3 अप्रैल 1984 को देखिए, इम्पोर्टेंट डेट है। 3 अप्रैल 1984 को राकेश शर्मा जो पंजाब पटियाला के रहने वाले थे, अंतरिक्ष यात्रा पर गए। और उस समय तत्कालीन इंदिरा गांधी ने उनको बुलाकर पूछा था कि बताइए अंतरिक्ष से पृथ्वी कैसा दिखता है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राकेश शर्मा किसके समय में अंतरिक्ष में गए? इंदिरा गांधी। किनके समय? कब गए? 3 अप्रैल 1984 को। असमताप मंडल पढ़ लिए ना बच्चों? चलिए, वेरी गुड, अपना देख लीजिएगा। अब स्थल मंडल किसे? जल मंडल में बुझ गए, जो भी जल वाला भाग आएगा जल मंडल। अब पृथ्वी का ऊपरी ठोस भाग जिस पर मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़, मैदान है, उसे क्या कहते हैं? स्थल मंडल। कितना % भाग? 29। कितना? तो याद रखिए, स्थल भाग एक संकरा भाग होता है जो 2 बड़े स्थल खंडों को एक दूसरे से जोड़ता है। नहीं, जैसे देखिए यहाँ पर ये भाग है कि नहीं? ये भाग याद रखिए, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो ध्यान रखिएगा, स्थल संधि मतलब वो संधि जो 2 भागों को मिलाता है। बात समझ में? तो ये दरागर के एक्चुअली ये कौन सा? नहीं, प्रशांत महासागर और अटलांटिका महासागर को मिला रहा है। कौन? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, याद रखिएगा, है ना। तो इसी को कहते हैं ये पनामा जल संधि। अभी आएगा, देख लीजिएगा, प्रशांत महासागर और अटलांटिक। तो पनामा जो जल संधि है, पनामा वो किस 2 जल संधि को जोड़ता है? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। आगे लिखा हुआ है, आपको सब लिख दिए, नहीं सोचना। आइए, प्रशांत महासागर और इंडियन महासागर, पनामा नहर है ना। देखिए, प्रशांत महासागर या कैरेबियन या अटलांटिक महासागर वही है। तो यहाँ लिख लीजिएगा कैरेबियन सागर या अटलांटिक महासागर। देखे ना, अभी देखें कि नहीं, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जो बीच वाला जोड़ रहा था वो कौन सा नहर था? पनामा जल संधि। पानी का वह पतला भाग जो 2 बड़ी जल राशि को जोड़ता है। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिखा होगा, ये जो जल राशि है, देखिए मैडम, ये जो बीच वाला भाग है, ये बीच वाला भाग कौन सा है आपका? ये कौन है? पनामा नहर। कौन है? प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर या कैरेबियन सागर, यही है बात, उसी को कहते हैं। या तो कैरेबियन सागर कहिए या अटलांटिक महासागर कहिए। तो कौन जल संधि जोड़ रहा है? पनामा जल संधि। कौन जल संधि? तो देखिए, बीच वाला भाग को जोड़ रहा है कि नहीं? इसी भाग को क्या कहेंगे? जल संधि। क्या कहेंगे? पानी का वह पतला भाग जो 2 बड़ी जल राशि को जोड़ रही है। इधर कौन बड़ा सागर? प्रशांत। और इधर कौन? और इसको जोड़ कौन रहा है? पनामा। कौन जोड़ रहा है? तो उस भाग को क्या कहेंगे? जल संधि। क्या कहेंगे? तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, कुछ जल संधि है दुनिया में, उसको आप याद कर लीजिए। जैसे मलक्का जल संधि, हिंद 2 महासागर के बीच में, प्रशांत और हिंद, प्रशांत और हिंद, प्रशांत और अच्छा, पनामा नहर किसके किसके बीच में? प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर। कैरेबियन नहीं रहे तो अटलांटिक महासागर। अभी देखे ना फोटो, तो ध्यान रखिएगा, अटलांटिक महासागर। क्लियर? अब देखिए पनामा कैसे याद रखेंगे। तो
तो कभी कभी पहले एक सिगरेट चलता था पनामा, पढ़े होंगे, तो पनामा सिगरेट कौन पी रहा? प्रशांत। कौन पिया? कौन पिया? देख ली आंटी अटलांटिक। कौन देख ली? नहीं, तो याद रखिएगा वो प्रशांत जो ये हरामखोर है, पनामा सिगरेट पी पी के काला हो गया, कैरेबियन हो गया। कैरेबियन लोग काले होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। पनामा जैसे आए तो पी कौन रहा था? प्रशांत। कौन पिया? पी के कैसा हो गया? काला हो गया कि नहीं काला? तो ध्यान रखिए, काला नहीं होगा तो अटलांटिक, कैरेबियन सागर को ही अटलांटिक सागर कहते हैं। चलिए, जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। भूमध्य सागर को, भूमध्य सागर को। अब पूछेगा भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? जिब्राल्टर। किसे? कौन? जिब्राल्टर। कौन? अब बताइए, मलक्का जल संधि किस किस को जोड़ा था? प्रशांत और हिंद। प्रशांत और हिंद। प्रशांत और, तो पूछेगा मलक्का, प्रशांत और हिंद, प्रशांत और हिंद। आइए, सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से, लाल सागर को इसका निर्माण 1869 में फर्डिनेंड डी लैप्लेस के द्वारा हुआ। फर्डिनेंड डी लैप्लेस। तो पूछेगा, बताइए, सुएज नहर किन दो सागर को जोड़ता है? लाल सागर और भूमध्य सागर। लाल और ये किस देश में? मिस्र में। किस देश में? याद रखिए, इसका राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ और इसका निर्माण 1869 में बनाने वाले फर्डिनेंड डी लैप्लेस थे। कौन थे? फर्डिनेंड और डी लैप्लेस। पूछेगा, एशिया और यूरोप का जंक्शन, या एशिया यूरोप को बनाने वाला कौन सा नहर है? सुएज नहर। कौन नहर? तो याद रखिए, आप कर्ज जल संधि, बहुत सारा जल संधि है, फिलहाल आप इतना याद रखिए, ये आपके लिए मोस्ट VVI है। क्लियर बात? याद रखिएगा। स्थल मंडल और जल मंडल के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर तक हवा फैली होती है, उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल। क्या कहते हैं? और वायुमंडल को हम लोग कितना भाग में बांटे? 5 बांटे कि नहीं? पहले ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, फिर मीसोस्फीयर, फिर आइनोस्फीयर और फिर एक्सोस्फीयर। कौन स्फीयर? पृथ्वी के चारों ओर हवा गिरा हुआ है ना, तो ध्यान रखिएगा। इसमें अनेक प्रकार की गैसें होती है। नाइट्रोजन कितना % होता है? 78%। कितना %? और ऑक्सीजन कितना? 21% ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.0, और 1% अन्य गैस में आर्गन सब आता है। आयन मंडल पढ़ लिए? क्षोभ मंडल पढ़े बाबू रे? क्षोभ मंडल पढ़े, समताप पढ़ लिए, मध्य पढ़ लिए, आयन पढ़ लिए, और कौन पढ़ लिए? वायुमंडल। आइए, सभी जीवों को भोजन और पानी की आवश्यकता होती है, सबकी आपकी आवश्यकता नहीं है। अब आइए हम थोड़ा प्रश्न देखते हैं। जीवन किस मंडल पे पनपेगा? स्थल मंडल पे। किस पे? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कितना तारीख? 3 अप्रैल 1984 को। 3 अप्रैल 1900। अच्छा बताइए, पहली महिला कौन थी जो हिमालय पर चढ़ी? भारतीय बिचेंद्री पाल। कौन? पहली महिला जुंको तवाई। कौन? जापान की थी, याद रखिएगा। वेरी गुड। जल मरुमध्य क्या होता है? किसको जोड़ता है? अंतरिक्ष में जाने वाली कौन? यूरी गागरिन। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला यूरी गागरिन। कौन? यूरी गागरिन। चांद पे जाने वाला पहला नील आर्मस्ट्रांग। कौन? पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला भारतीय कल्पना चावला थी। लिख लो ये बात। हाँ, नेर्गो माउंट एवरेस्ट 1953 में एडम हेनरी और नाजिंग तेरगो कहाँ गई थी? माउंट एवरेस्ट पे 1953 में। अब बताइए, तेंजिंग नोर्गे का स्टेचू कहाँ पे बना है? दार्जिलिंग में। कहाँ? और दार्जिलिंग अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई? 1954। पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए थे। तो ये सब याद रखिएगा। दार्जिलिंग, वहीं पर ना आपको हिमालय पर चढ़ने की ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये सब प्रश्न पूछेगा। चलिए, जल मरुमध्य किसको जोड़ता है? 2 बड़े जल भाग को। अब तो आराम से बनेगा। समताप मंडल कहाँ होता है बाबू रे? समताप मंडल, अब ये पढ़े, समताप मंडल, स्थल मंडल में जल मंडल की वायुमंडल। कौन मंडल? देखिए, अब आइए, पृथ्वी की 3 संरचना पढ़ा दिए। क्रस्ट मेंटल कोर। इसी को कहेंगे सियाल सीमा नीफे। सियाल सीमा। अब देखिए, सियाल सिलिकॉन और एल्युमिनियम, सिलिकॉन और सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और नीफे, निकेल और पूछेगा कोर में क्या होता है? निकेल और फेरस। क्या होता है? द्रव अवस्था में रहने वाला एकमात्र परत कौन है? नीफे, कोर या नीफे, कोर या। तो पूछेगा द्रव अवस्था में कौन रहता है? अब पूछेगा क्रस्ट में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है? धातु के रूप में कहाँ? एल्युमिनियम। धातु के रूप में और अर्धचालक के रूप में पूछेगा सिलिकॉन। क्या है? तीनों ध्यान रखना। गैस के रूप में ऑक्सीजन, गैस के रूप में, धातु के रूप में एल्युमिनियम, धातु के रूप में, और अर्धचालक के रूप में सिलिकॉन। कौन? तो ध्यान रखिएगा। क्लियर? सब फरिया के रखो, पूछेगा। तैयार हो? धातु के रूप में सिलिकॉन, है ना? ध्यान रखिएगा। ये सब हो गया।
वायुमंडल पढ़ लिए ना, ये सब अपना देख लीजिएगा। अब आइए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और अंतिम टॉपिक है आपका आज का। नहीं, अब आराम से पढ़ते हैं। पर्वत, पठार, पहाड़ी सब पढ़ा है आपका। आइए थोड़ा इसको देखते हैं हम लोग क्या है। पृथ्वी के प्रमुख स्थल स्वरूप पर्वत, पठार और मैदान। क्लियर? तो पहले हम मैदान पे चर्चा करते हैं। पहला टॉपिक हम लोग का मैदान है। देखते हैं मैदान किसे कहते हैं। सबको याद नहीं करना है, आपको सिर्फ समझ लेना और इसको काट देना है, कोई मतलब नहीं है इसका। निचली और समतल भाग, हम क्या बोले कि क्या मैदान किसको कहोगे? जो समतल भाग होगा उसको क्या कहेंगे? समतल के जस्ट ऊपर उठा हुआ भाग कौन? पठार। और पठार से जस्ट ऊपर उठा हुआ भाग पहाड़, और पहाड़ से ऊपर उठा हुआ भाग पर्वत। कौन? तो पहले ये तीन बात समझ लो। क्लियर? अब पर्वत किसको कहेंगे? जिसकी ऊंचाई 700 मीटर से अधिक हो, उसको क्या कहेंगे? पर्वत। 200 से 700 मीटर का जो ऊंचाई होगा पहाड़। 200 कौन? पहाड़। 200 से नीचे कौन? पठार। अब पठार के नीचे वाला भाग कौन होगा? मैदान। कौन होगा? ये सिंपल से बात है, आप लोग जानते हैं। अब कुछ जो पूछेगा उसका मतलब है कपर, दलक, मूलक मैदान क्या होता है? वे मैदान जिसकी रचना अपरदन की क्रिया के द्वारा होता है, जिसमें धीरे धीरे बिछोप, जैसे क्या वो चट्टान धीरे धीरे टूटा, उस मैदान को हम कहेंगे कपर, दलक, मूलक मैदान। कौन? मूलक। अब देखिए परीक्षा में यही पूछ देगा, बताइए निम्न में कौन कपर, दुलक मैदान का उदाहरण है? फिनलैंड का मैदान। कौन मैदान? कौन मैदान? और बताइए उत्तर यूरोप का भी मैदान। क्लियर? और कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान। ये तीनों जो भाग है आपका, ये कैसा है? कपर, दक, मूलक मैदान। कैसा है? और फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का देश। फिनलैंड को। थाईलैंड को क्या कहते हैं? थाईलैंड को सफेद हाथियों का देश, थाईलैंड को। और फिनलैंड की राजधानी लिखिए हेलेंस्की। फिनलैंड की राजधानी, तो ध्यान रखिएगा फिनलैंड की राजधानी हेलेंस्की है। कुछ कनाडा के बारे में लिख लो। कनाडा की राजधानी ओटावा है। यहीं पर 16 सितंबर 19 शुरू करते हैं। और 30वीं समानांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिण कोरिया। उत्तरी कोरिया 24 समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान। 24 घंटा इंडिया को मिले, पाकिस्तान को नष्ट नाबूद कर देगा। याद रखिए 24वीं समानांतर रेखा भारत और पाकिस्तान। अब हम एक चीज लिखे कनाडा। कनाडा पूछेगा टोरंटो फिल्म फेस्टिवल कहाँ है? कहाँ है? कनाडा की राजधानी कहाँ है? ओटावा। कहाँ है? 16 सितंबर 1984 को यहाँ एक सम्मेलन हुआ, मॉन्ट्रियल। कौन सम्मेलन? तो पूछेगा मॉन्ट्रियल किस देश में? कनाडा में। किस देश में? और यहीं पर ओजोन परत के संरक्षण के लिए काम किया गया और बोला सीएफसी गैस पर रोक लगाइए, क्योंकि क्या हो रहा है? ओजोन परत में छेद हो रहा है। दुनिया का सबसे लंबा तटीय वाला देश कौन सा है? कनाडा। कौन सा? भारत का सबसे लंबा तटीय वाला राज्य गुजरात। दूसरा आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा तटीय वाला राज्य गोवा। कौन? यहाँ पर पूछेगा विनिपेग झील किस देश में? कनाडा में। किसमें है? और विनिपेग मंडी गेहूं के लिए फेमस है। किसके लिए? अब सुनिए, अमेरिका और कनाडा के बीच दुनिया की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय रेखा है। इसकी लंबाई 8,891 किलोमीटर है। और भारत और बांग्लादेश के बीच में भी सबसे बड़ी रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी रेखा है। कितना? 4,896 किलोमीटर। 4,800 दुनिया की क्या सबसे बड़ी रेखा? 5वीं। और दुनिया की सबसे बड़ी रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच कितना किलोमीटर? 8,191। इसी को कहते हैं 49वीं समानांतर रेखा। कौन रेखा? कौन समानांतर रेखा? तो पूछेगा 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच में? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और याद रखिए अमेरिका और कनाडा का नहीं, रियो ग्रैंड नदी है जो अमेरिका और कनाडा को अलग करती है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए फिनलैंड को क्या कहते हैं? झीलों का। थाईलैंड को क्या कहते हैं? याद हो जाएगा। कपर, दक, मूलक मैदान किस किस को कहेंगे? फिनलैंड का मैदान, उत्तर यूरोप का मैदान और कनाडा के पूर्वी क्षेत्र का मैदान। तो चलते हैं आगे और इसको हम लोग अब आइए निक्षेपण मूलक मैदान कौन है जो निक्षेपण के द्वारा बना है? तो याद रखिएगा केरल का मैदान। कौन भाग? केरल। और हंगरी का मैदान। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट। कहाँ है? तो ध्यान रखिएगा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। और यह भी किस नदी पर है? बुडापेस्ट। याद रखिए बुड्ढा, याद रखिएगा। हंगरे आप भूख किसको लगा? बुड्ढा को। कि किस नदी पर है? डेन्यूब नदी पर। किस नदी पर? तो ध्यान रखिएगा डेन्यूब नदी पर है। डेन्यूब नदी को हरा रिवर भी कहते हैं, ग्रीन रिवर। क्या कहते हैं? हरा नदी। तो पूछेगा हरा नदी किस नदी को कहते हैं? डेन्यूब नदी को। कौन सा? बुडापेस्ट। कौन सा? बुडापेस्ट, हंगरी की राजधानी। अब पश्चिमी भाग केरल। पश्चिमी भाग केरल, केरल को क्या कहते हैं? मालाबार तट। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और याद रखिए पूर्वी भाग आंध्र प्रदेश है, इसको क्या कहते हैं? कोरोमंडल। क्या? पश्चिम में माल, पश्चिम में। अब पूर्वी भाग में कोरो, कुछ नहीं, कोई रस नहीं, कोरो बेकार है, कोरो बेकार। याद रखना पूर्वी भाग कौन मंडल? पश्चिमी भाग माला। देखो एकदम खत्म सब है। पश्चिम पर आ रहा है माल, पश्चिम में नाम तुमको नहीं लगता? पूर्वी कोरो। तो पूछिए पूर्वी विभाग को क्या कहते हैं? अब लिखवा दिए थे। कोंकण तट कहाँ होगा? गोवा में। कोंकण तट ये सब लिखवा दिए हैं, पढ़े कि नहीं? तो थोड़ा देख लीजिएगा। हाँ खाली यही बात।
रचनात्मक मैदान याद रखिएगा। इस प्रकार के मैदानों का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक हलचल से होता है। पृथ्वी की याद आया, हल डोला रे डोला मन डोला, भूकंप याद आया, ज्वालामुखी उसी से याद रखिएगा। उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, तो पूछेगा रचनात्मक मैदान का वो उदाहरण दुनिया में कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। कौन अमेरिका? कौन अमेरिका की बात दुनू कुछ करे छी, कुछ बात विशेष हाँ दोनों के जोड़ी तो धरती पर सबसे अद्वितीय जोड़ी है बहुत एक दूसरे के बिना। रात में 11 बजे फोन, दोस्त पढ़े छी, ये 11 बजे दोस्त को दोस्त का चिंता याद रखना। पता नहीं कौन दिसता है दोनों का, ई नहीं बाद में, ई लास्ट दिन, ई लास्ट दिन, ये सब चीज रिश्ता फरियाएंगे अंतिम दिन जब इल्म की बारी आएगी। नहीं हाँ उत्तर भारत के उत्तरी मैदान जो विशाल मैदान है वो गंगा का मैदानी भाग है। कौन भाग? कौन भाग? पश्चिम में पंजाब से पूरब तक, पश्चिम में पंजाब से पूरब में और असम तक। तो पूछेगा पश्चिम में कहाँ से कहा? पंजाब से पूरब में कहाँ तक? असम तक। कहाँ तक? अब याद रखिए सतलज गंगा ब्रह्मपुत्र अभी सबको फरिया रहे हैं। यह पूरा क्षेत्र अन्न उत्पादन के लिए फेमस है। किसके लिए? अच्छा सबसे अधिक अन्न उत्पादन किस मिट्टी में? जलोढ़ मिट्टी में। किसमें? अच्छा उसमें जलोढ़ में कौन? नवीन खादर। कौन? नवीन खादर को क्या कहेंगे? नया जलोढ़। क्या कहेंगे? अपांगर को क्या कहेंगे? पुरानी जलोढ़। अब देखिए अगर जलोढ़ नहीं रहे तो आप आंसर मारेंगे दोमट। कौन मिट्टी? कौन मिट्टी? अपने लोग यहाँ दोमट मिट्टी है, याद रखिए जलोढ़ मिट्टी जो ऊपरी भाग है। बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों तरफ है ना, गंगा के उस पार ये और गंगा की इस तरफ हम लोग, तो याद रखिए। अब देखिए पंजाब, हम बोले पंजाब में एस, पंजाब में सिंधु और सतलज, सिंधु और कुमायूं। मेरा नाम के मतलब कुंदन शाह। क्या मतलब? याद रखिए कुंदन मतलब कुमायूं, के मतलब सॉरी काली, के मतलब और एस मतलब सतलज, एस मतलब नेपाल में केटीएम बाइक बिकता है। कौन बाइक? तो के मतलब काली, टी मतलब टी मतलब और असम में टीवी लोग ज्यादा देखता है। असम में क्या देखता है? टी मतलब तीस्ता, बी मतलब चल बुझ रहा है ना बात। ये सब तो तुम लोग को पढ़े थे, याद होगा। पठार किसको कहते हैं? आ गया धरा गया। जिसकी ऊंचाई 200 से 400 मीटर, 200 से या आसपास की भूमि से ऊंचा उठा होगा ना, इस भूमि से। अच्छा एक बात बताइए, ये देखिए नीचे धरती है, अभी मान लो इसको, तो क्या हुआ इसका? पठार। क्या हो गया? आइए समतली मान लेते, तो उससे ऊपर उठा हुआ, तो धरती से ऊपर उठा हुआ भाग जिसकी ऊंचाई 200 से 400 मीटर। अब 200 से कम होगा तो धरातल होगा, तो ध्यान रखना। पठार की ऊंचाई कितना? 200 से या इसका ऊपर का भाग सपाट होता है। कैसा होता है? यहाँ पे आप चल सकते हैं, तो ध्यान रखिए। ऊंचाई 100 मीटर से 1000 मीटर तक होती है, तो ध्यान रखिएगा। आप सुनिए पहाड़ 400 से 700, 400 से तो सुनिए पूछेगा दक्कन का पठार कहाँ है? तना महाराष्ट्र में। कहाँ? क्रेटियस काल में यहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, और यही ज्वालामुखी विस्फोट के कारण एक वो बना था, क्या पता है? लोनार झील। कौन झील? तो लोनार झील हरामखोरों कहाँ है? महाराष्ट्र में। कौन है? तो पूछेगा बताइए महाराष्ट्र का निर्माण किससे हुआ? ज्वालामुखी विस्फोट से। किससे? और ये कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। कौन सा? कर्नाटक भी इसी का भाग है, याद रखिएगा। कर्नाटक में 2 पहाड़ी है, बाबा बुदन की पहाड़ी है, कुद्रेमुख। बाबा बुदन की पहाड़ी और बाबा बुदन की पहाड़ी किसके लिए फेमस है? कॉफी। किसके? बाबा कॉफी पीते हैं। बाबा क्या पीते हैं? तुम लोग चाय पीना, बुझा। कुद्रेमुख किसके लिए? लोहा के लिए। किसके लिए? किसके लिए? बाबा बुदन की पहाड़ी कॉफी के लिए और कुद्रेमुख किसके लिए? लोहा के लिए। ये हरामखोरों दोनों कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? तो लिख लीजिएगा बाबा बुदन। बाबा बुदन। बाबा बुदन क्या पीते हैं? कॉफी। क्या पीते हैं? कॉफी। चाय, हाँ यही बोलिएगा चाय। और कुद्रेमुख किसके लिए फेमस है? लोहा। कुद्रेमुख लोहा, तो ध्यान रखिएगा लोहा के लिए फेमस है। अब देखिए छोटा नागपुर का पठार कहाँ है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में 2 पहाड़ी, एगो पारसनाथ की पहाड़ी है, दूसरा राजमहल की पहाड़ी। भारत का रूढ़ किसे कहते हैं? छोटा नागपुर के पठार को छोटा नागपुर के। दुनिया का रूढ़ किसे कहते हैं? जर्मनी को दुनिया का रूढ़। जर्मनी को नहीं कहते हैं, इसका काला क्षेत्र। कौन क्षेत्र? किसके लिए फेमस है? कोयला के लिए। किसके लिए? भारत का कौन सा ऐसा भाग है जो कोयले के लिए फेमस है? गोंडवाना लैंड। कौन है? कौन? खनिज के लिए धारवाड़। खनिज के लिए? खनिज के लिए थोड़ा ध्यान रखना। अब आओ, इन पठारों से खनिज प्राप्त होता, बनिया होता है। तिब्बत का पठार या पामीर के पठार को संसार का छत कहते हैं। संसार का छत। इसकी मीटर कितना है? 4875। 4000। ये मुख्य रूप से तिब्बत में, लेकिन तिब्बत किसका अंग है? चीन का। किसका? चीन और भारत के बीच पंचशील समझौता हुआ था। कौन समझौता? कब हुआ था रे हरामखोरों? 1954 में। कब हुआ था? तो पंचशील समझौता 1954 में। चले आगे 700 मीटर से क्या हो? अधिक हो। इनकी ऊपरी हिस्सा कैसा होगा? सपाट होगा। कैसा होगा? अगर पर्वत लंबी श्रृंखला में होता है, सुनिए पर्वत सपाट नहीं होता है।
पर्वत ऊपर से सपाट नहीं होता। सपाट कौन होगा? पठार। कौन होगा? तो ये अच्छा बोला क्या सपाट होता है? तो वापस लेते हैं, सपाट नहीं होता, पर्वत सपाट नहीं होता, याद रखिएगा। इसके आसपास में बहुत संकीर्ण होता है, इसलिए पर्वत पे चढ़ना टफ होता है, बात समझ में। और इसका प्रशिक्षण भारत में कहाँ दिया जाता है? दार्जिलिंग में। तो याद रखिएगा, यह पर्वत जब कैगो सारा पर्वत मिल जाता है, कैगो पर्वत मिल जाता है, उसको पर्वत श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? घबराना नहीं है, पर्वत कई सारे पर्वत जब मिलते हैं उसके श्रृंखला को पर्वत श्रेणी कहते हैं। हिमालय की पर्वत अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग पर बर्फ है। क्या है? लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर नहीं जमता है। अरावली पर है। तो दुनिया का सबसे नवीनतम वलित पर्वत कौन है रे? हिमालय। कौन है? कौन है? अच्छा, पर्वत पर बहुत सारी नदियां निकलेगी कि नहीं? तो पूछेगा, पर्वत से बहुत सारी नदियां निकलती है, यहीं से कोसी वोसी सब निकलती है। पर्वत पर खेती करने के लिए सीढ़ी नुमा खेत। कौन सा? कौन सा खेत? झूम खेती भी यही होगा, होगा कि नहीं? तो पूछेगा झूम खेती कहाँ होता है? पर्वत पर। कहाँ होता है? पर्वत पे या पहाड़ पे। तो पूछेगा झूम खेती कहाँ होता है? पर्वत या कीड़ा भी पर राजे को पर्वत बनाया कि नहीं? ये क्या है? पर्वत। देखो कीड़ा भी पढ़ रहा है, अपने क्लास का एक एक लोग पढ़ रहा है, तुम लोग नालायक सब है, तुम लोग को तो डूब के मर जाए। देखो कीड़ा पढ़ के पर्वत बना दिया। देखिए मैडम, पर्वत बनाया कि नहीं बनाया? पढ़ रहा है, वो भी इंटरेस्ट में। एगो तुम लोग का कौन खून है भगवान दिए हुए पता नहीं चलता है। हीमोग्लोबिन कम है तुम लोगों का। अभी खाया करो, अभी लोहा जाना है, दांत से तोड़ तोड़ के खाना, बुझे? दाल तुम लोग तो सब चीज का कमी बुझाता है, पोषण का भी कमी है, कुपोषण। कुछ लोग का अधिक पोषण हो गया कूद के। तो सामान कहीं नहीं है। अब चन्ना को देखो बेचारी सूख गई है, मैम को देखो थोड़ा सूख गई है, नहीं बीच वाला कम में बुझा रहा है, या तो उस पार है या इस पार है। आइए, वलित पर्वत दुनिया का सबसे, वलित मतलब होता है फोल्डेड, इस तरह से मुड़ा हुआ पर्वत। क्लियर? तो दुनिया का सबसे नवीनतम वलित पर्वत कौन है? हिमालय। कौन है? प्राचीनतम वलित पर्वत कौन है? अरावली। कौन है? अब बताइए, पर्वत पर कौन खेती? झूम खेती या सीढ़ी नुमा खेती होता है? वही हुआ। अरे झूम को ही सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। अभी एक समय खेती हो जाएगा, फिर अगले समय दूसरे जगह पे करेगा। इसी को बोलते हैं झूम झूम कर करना। अभी यहाँ कल वहाँ, आओ तुम लोग भी झूम झूम के करना। अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। कौन है? 2637 मीटर। 2600। तो याद रखिए, पूछेगा दुनिया का सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत कौन? और अरावली को अवशिष्ट पर्वत भी कहते हैं। कौन पर्वत? क्योंकि यह घस घस कर धीरे धीरे कम हो गया। तो पूछेगा अरावली को अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत कहते हैं। कौन पर्वत? घर्षित मतलब घस गया। तो याद रखना, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, लेकिन सबसे लंबी जो पूछेगा तो कौन रे? एंडी। कौन पूछेगा? दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडी। और सबसे ऊंची हिमालय। हिमालय में कौन? माउंट एवरेस्ट। कौन? 8848। कहाँ हिमालय? इंडिया में, नेपाल में। कहाँ है? और भारत में हिमालय की चोटी कंचनजंगा। कौन? भारत की सबसे ऊंची चोटी एक 8611 मीटर। 8600। देखिए, भारत का प्राचीनतम धरातल कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीनतम धरातल प्रायद्वीपीय पठार है। कौन है रे? प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण कौन चट्टान से? कौन चट्टान से? और सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन है? आर्केन चट्टान। कौन चट्टान? कौन चट्टान? और सबसे प्राचीनतम वलित पर्वत कौन है? और सबसे नया कौन है? हिमालय। कौन है? कौन है? हिमालय। आइए, अब विंध्य पर्वत। विंध्य पर्वत के बारे में पढ़े कि नहीं? विंध्य विभाजित है या पूर्णतः ब्लॉक पर्वत है कि नहीं? पूर्णतः ब्लॉक पर्वत है या नहीं है? विभाजक है। ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है। कौन पर्वत? विंध्य पर्वत। कौन पर्वत? ये बीच है, गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बीच का हिस्सा है। कौन पर्वत? विंध्य पर्वत। और ये इसमें बिल्डिंग का सामान मिलता है, घर बनाने का सामान मिलता है। तो पूछेगा, बताइए कौन पूर्णतः ब्लॉक पर्वत नहीं है? विंध्य। कौन? उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन अलग करता है? कौन? बताइए, गंगा नदी तंत्र और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के बीच का हिस्सा कौन है? और बिल्डिंग का सामान कहाँ मिलता है? और विंध्य पर्वत की अन्य चोटी कैमूर और भारमेर। कैमूर और देखिए, भ्रमतोष से पर्वत कौन है? पृथ्वी के आंतरिक हलचल के कारण पृथ्वी पर दरारें पड़ गई, पड़ गया कि नहीं? और दो दरारों के बीच का भाग ऊपर उठ गया। इस उठे हुए भाग को ही क्या कहते हैं? अभी ये दोनों है, इस दोनों में हलचल हुआ, दोनों टकराया, टकरा के कैसे हो गया? इस पर्वत को कौन सा पर्वत कहेंगे? ब्रह्मस पर्वत। कौन कहेंगे? तो सर जी, ये मुड़ा हुआ पर्वत है ना पूर्णतः। ये पर्वत कौन है? सातपुड़ा पर्वत। कौन पर्वत? मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में। मुख्य रूप से थोड़ा यहाँ ध्यान दो। दोनों क्या दीदी दीदी खेल रही है? दीदी दीदी हो रहा है। चल आई देखा भी छो, कौवा उड़े खेली छो घर पर। कौन जी देखो, ये कौवा उड़ा पहले। सातपुड़ा पूछो कहाँ है? कहाँ है? मध्य प्रदेश। कहाँ है? कौवा उड़ा रही है दोनों बैठे। कौवा उड़ा रही थी क्या? तो
पूर्णता ब्लॉक पर्वत कौन है? सातपुड़ा। कौन? सातपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन है? धूपगढ़। 5 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, अब भगवान को भोग लगे संत कहे मेरे सेवा। तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए महादेव, महादेव को धूप दिखाएगा तो धूप ऊपर जाएगा कि नहीं? तो सातपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सातपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, सातपुड़ा की रानी किसे? किसे? 5 चढ़ेगा कि नहीं? इसकी यानी चोटी पंचमढ़ी। तो देखिए 5 चढ़े फूल चढ़े और धूप चढ़े, किसको? महादेव। तब ना महादेव पूरा होंगे, तब ना महादेव, महादेव को धूपे नहीं दिखाए, पंचे नहीं चढ़ाए, महादेव पूरा होंगे, दुखी हो जाएंगे। इसको शराब दे दो, पास नहीं करेगा बीपीएससी। तो ध्यान रखिएगा। क्लियर? भगवान को अगर ये तीनों याद नहीं रहा तो भगवान आपको दे दिया, भगवान अभिशाप सबके। आप बुझा? याद हो गया ना? याद, अभिशाप मत दीजिएगा, आप छोड़ दीजिए, याद हो गया लोग। अगला दिन जो नहीं याद हुआ तो बताएंगे। क्लियर? पूर्णता ब्लॉक पर्वत कौन है? सातपुड़ा। कौन? कौन? महादेव श्रेणी किसका भाग है? सातपुड़ा का। पंचमढ़ी किसका है? याद रखिए। अब आइए ज्वालामुखी से निर्मित पर्वत। आज ठीक लग रहा होगा क्लास? आज ठीक है ना? हाँ ठीक है। फिर क्या कीजिएगा? हाँ सर ठीक, फिर क्या होगा? अच्छा इतना कदा याद चढ़े, 5 चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, ये तुम याद कर। धूप चढ़ सबसे आसान है, क्या ही 13 करेंगे, तो सिंपल सवाल। मेवा। हाँ हाँ। अब 5 चढ़ेगा ना? 5 मिनट कहाँ? दूर है, धूप चढ़ाइए ना, अगरबत्ती में आप पीछे पड़े हैं, धूप से बनिया आएगा, धूप ऊपर जाएगा, क्या आप इस अगरबत्ती कहाँ पर लिए? कोनो अगरबत्ती होते महादेव बेहोश। आइए ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा। तो देखे होंगे ज्वालामुखी क्रिया में नीचे क्या होता है? मैग्मा। क्या होता है? और यही जो बाहर में जमता है तो उसको क्या कहते हैं? अच्छा, अंदर में जो जमता है उसको क्या कहते हैं? ग्रेनाइट। क्या कहते हैं? और इधर क्या? बेसाल्ट। क्या कहते हैं? याद आया? थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बताइए सेल से क्या बनता है? स्लेट। सेल से चूना पत्थर से संगमरमर, चूना पत्थर से बेसाल्ट से एम्फियोबियोराइट, बेसाल्ट से ग्रेनाइट से नीस, ग्रेनाइट से चूना पत्थर से संगमरमर, चूना पत्थर से सेल से स्लेट, सेल से। अब देखिए ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा। निकला लावा तो मैग्मा निकल के बाहर जो ठंडा हुआ वो क्या कहलाया? लावा। क्लियर? अब इससे क्या हुआ? कभी कभी ऐसा निकल गया जो लावा जाके ऊपर ठंडा हो गया, इसको क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पर्वत। जैसे कोस्टा पैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर। कोस्टा पैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। स्ट्रोम्बोली कहाँ है? इटली। स्ट्रोम्बोली एटना, इटली। एटना वेसुवियस फ्यूजियामा, जापान। फ्यूजियामा को सुल्तान किलिमंजारो, तंजानिया। किलिमंजारो। अच्छा, बैरन, नारकोंडम। तो ये ज्वालामुखी पर्वत है, बात याद रखिएगा। अब इटली का वेसुवियस आया मैडम, तो एटनो लिख दीजिए मैडम। ये सॉरी भोग दो नहीं, एटनाइट। स्ट्रोम्बोली का तो मैडम लिख दो। स्ट्रोम्बोली में इटली। बोली स्ट्रोम्बोली। बोली तो मुंह टेढ़ा करके बोली, अब बोली तो 20 उगली नहीं, बोली तो मुंह टेढ़ करके बोली, अब बोली तो क्या उगली? 20। कहाँ उगली? इटली। इटली की राजधानी कहाँ है? रोम। कहाँ? भारत के अंडमान निकोबार में। बैरन कौन? नारकोंडम इंग्लैंड में कि भारत में? कहाँ? भारत में कहाँ? अंडमान निकोबार। कहाँ रे? तो पूछेगा भारत में कहाँ? अंडमान निकोबार में। कहाँ रे? अंडमान निकोबार। कहाँ है? अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक। सबसे ऊंची चोटी तो याद रखिएगा, सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, उत्तरी अंडमान में है, और ये 732 मीटर है। कितना मीटर? अब याद रखिए। तो ज्वालामुखी पर्वत के द्वारा याद आया कौन झील? लोनार झील। कहाँ है? एकमात्र पर्वत जो एक ही राज्य में, अजंता पर्वत। कौन पर्वत? कहाँ रे? महाराष्ट्र। कहाँ? तो पूछेगा एकमात्र पर्वत जो एक ही राज्य में, कौन पर्वत? और प्लस का महाराष्ट्र में। दक्कन का पठार कहाँ है? महाराष्ट्र में। याद रखिए। अजंता की गुफा भी महाराष्ट्र में है। एलोरा का गुफा मैडम जी महाराष्ट्र में है जी। आइए। फलित पर्वतों के अत्यंत प्राचीन होने से अपर्दन के कारण ऊंचाई कम हो जाती है, और ऐसी स्थिति में अवशिष्ट, मतलब देखिए मैडम ये पर्वत है, धीरे धीरे ऊपर से ये घट जाएगा तो अब ऐसा पर्वत हो जाए, तो घट कर कम हो गया, उसको कहेंगे अवशिष्ट पर्वत। कौन कहेंगे? तो दुनिया का अरावली पर्वत सबसे प्राचीनतम फलित पर्वत है, इसे अवशिष्ट पर्वत या घर्षित पर्वत कहते हैं। कौन पर्वत? याद रखिए। दिल्ली में इसका क्या नाम है मैडम? रायसीना है। कौन है? उदयपुर में जरगा। उदयपुर में
याद रखिए अरावली पर्वत को दिल्ली में जरगा हिल्स कहते हैं। कौन हिल्स? और दिल्ली में रायसीना, दिल्ली में अभी बताइए एक 7 रेस कोर्स का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? लोक कल्याण मार्ग। कौन मार्ग? अरे वह याद होगा कि वो राष्ट्रपति का जो भवन था उसका भी नाम बदलकर अमृत गार्डन किया है। कौन? मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत गार्डन किया है। ये सब ध्यान रखिएगा। आइए चलिए अब प्रश्न को अभ्यास करते हैं। बिहार में सोन नदी किस क्षेत्र से गुजरती है? मैदानी क्षेत्र। वाल्मीकि नगर बिहार की किस में है? पश्चिमी क्षेत्र में है। धान की फसल के लिए कौन मिट्टी? दोमट मिट्टी। पठार के ऊपर की सतह कैसी होती है? सपाट। और पर्वत का क्या होता है? सपाट नहीं होता, नुकीला। देखिए ये ऐसा होगा तो ये पर्वत, सुनिए बात, ये ऐसा होगा तो ये पहाड़। कौन? पहाड़। ठीक है। और जब मैडम पहाड़, और जब मैडम ये भाग है और इस पर ऐसा होगा तो ये होगा हमारा पठार। कौन होगा? और ये 200 से 400, 200 से, और ये 400 से 700, 400 से, और ये 700 मीटर से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा? अच्छा पठार के ऊपरी परत कैसा होगा? सपाट होगा। चलिए आगे। पर्वत कितने प्रकार के हैं? 3। कितना? बिहार का अधिकतर भाग गंगा नदी के दोनों भाग में है। इस तरफ हम, उस तरफ वो। पामीर का पठार को संसार का क्या कहते हैं? छत। संसार का। पहाड़ों की सबसे लंबी श्रृंखला को क्या कहते हैं? पर्वत। क्या कहते हैं? शिमला और कश्मीर देश के प्रमुख मध्य हिमालय में न है, तो ध्यान रखिएगा मध्य हिमालय पर्यटन स्थल के उदाहरण है। प्राकृतिक वातावरण के बदलते स्वरूप का मुख्य कारण जनसंख्या और औद्योगिक विकास है। क्या है? औद्योगिक विकास। अब पूछेगा भ्रमतोष से पर्वत कौन है? सातपुड़ा। कौन है? वलित पर्वत कौन है? हिमालय। कौन? तो नवीनतम वलित पर्वत कौन है? अरे पागल, नवीनतम हिमालय, नवीनतम। प्राचीनतम अरावली, प्राचीनतम। प्राचीनतम पठार कौन है? ठटका। कौन? और निश्चेतात्मक मैदान के द्वारा हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। कौन पेस्ट? बुडापेस्ट किस नदी के किनारे? डेन्यूब नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? अब तुम लोग खुद पढ़े हो दिशा क्या गो? टोटल दिशा कितना? खुद पढ़े हो, हम काय पढ़ाए? तुम लोग पढ़ के बुढ़ा गए। सिर के ऊपर वाला भाग को जेनित, ऊपर वाला भाग को, और दक्षिण वाला भाग को नादिर, दक्षिण वाला भाग को। अब देखिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में अरब सागर। ये सब बिहार का पढ़ ही लिए। उत्तर पश्चिम वाला भाग। बिहार के 9 राज्य समुद्री सीमा से लगे। कितने राज्य? सबसे बड़ा सीमा कौन बनाता है? गुजरात सबसे बड़ा। उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश। सबसे छोटा तटीय वाला राज्य, सबसे छोटा तटीय वाला राज्य गोवा। सबसे छोटा तटीय वाला राज्य गोवा, लिख लेंगे। सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? क्षेत्रफल सबसे कम किसका बाबू रे? गोवा। त्रिपुरा 3 ओर किससे घुमा है? हमसे। किस? बांग्लादेश से। शून्य अक्षांश रेखा पर कौन है? त्रिपुरा। कौन है? घर इंडिया में, आंगन कहाँ? बांग्लादेश में। नहीं पता है? घर कहाँ? इंडिया में। अंगना कहाँ? तीनों तरफ से कितने से घूमल है? बांग्लादेश। एक तरफ केकड़ा से? भारत की तरफ से। भारत का, हाँ नहीं बुझे मैडम? देखिए ये है हम लोग, बात समझ में? अब इधर कौन है? बांग्लादेश। त्रिपुरा है। अब जैसे ही मेरा पैर इधर गया, अब हम कहाँ आ गए? अब फिर अब कहाँ आ गए? भारत। तो यही है शून्य अक्षांश। ये जो अपना है इसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश। क्या है? बात बुझे कि नहीं? 3 तरफ किधर से घूम रहा है? बांग्लादेश। एक के तरफ यही इंडिया है, तीनों तरफ बांग्लादेश में। देख लीजिए 1 2 3, तीनों तरफ कौन? इधर कौन? देखिए घर कहाँ? इंडिया में। आंगन कहाँ? बुझ गए? यही कहानी है। आइए भारत का दक्षिणतम पॉइंट को कॉल करते हैं इंदिरा पॉइंट, या इसका नाम है पिग्मेलियन पॉइंट। कौन पॉइंट? भारत का उत्तरी राज्य जम्मू कश्मीर, उत्तरी राज्य, और इसको क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट। क्या कहते हैं? पश्चिमी राज्य गुजरात है। पश्चिम में कौन है? गौर माता। कौन? पूर्वी भाग जो है अरुणाचल प्रदेश। कौन? और इसका नाम है की बीतू। क्या नाम है? ये चारों आप लोग को याद है, आप लोग बड़ा होशियार सब है, झूठे काम से पढ़वा रहे हैं। आइए उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब देखिए ये जो भाग है उत्तर पूर्व को ईशान कौन कहते हैं? कौन? अब देखिए ये सब टेक्निकल प्रश्न है। उत्तर पूर्व को कौन? अब देखिए दक्षिण पूर्व दक्षिण को कौन? आग्नेय कौन? अब देखिए दक्षिण पश्चिम को कौन? नेतृत्व कौन? नेतृत्व कौन? और पश्चिम उत्तर को कौन? वायव्य कौन? पूछ लेगा, बताइए पश्चिम उत्तर को कौन कहते हैं? ऐसे लिखिएगा, ईशान, आग्नेय, नेतृत्व और कौन? वायव्य। ऐसा लिख लीजिएगा। बात समझ में? ये चारों ध्यान रखिएगा। ये पूछेगा परीक्षा में भी, पूछते ईशान कौन भाग, फंस जाएगा लोग।
बात समझ में? तो ध्यान रखिए, उत्तर पूरब को कौन कौन, पूरब पश्चिम दक्षिण को कौन, आग्नेय कौन। नहीं, बात ध्यान रखिए। अब कितना दिशा है रे? 10। देखो पागल, 4 कितना, कुल पूछेगा तब कुल कितना, कुल। तो लोग ऐसे ही लोटिया डुबा दे। क्या हुआ? बाद में लिखिएगा, सब लिखा है नोट में। अभी भेजेंगे ना पीडीएफ, भेजते हैं। कुल दिशाओं की संख्या कितना है? 10। कितना? 10। बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है? उत्तर पूरब में। अब पूरब नहीं है तो उत्तर पूरब। उत्तर हिमालय भारत के कौन भाग में है? वेरी गुड। उत्तर पूरब के बीच वाला भाग उत्तर पूरब कौन? इसी को ना कहते ईशान। क्या कहते? क्या? ईशान। वेरी गुड। अब ईशान एगो भारतीय क्रिकेटर भी है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, ईशान किशन याद है? ईशान कहाँ के हैं? हम तो पढ़ ले रही है उत्तर में बंगाल, उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल की खाड़ी। तू कौन कौन दिशा में पढ़ रही है? पश्चिम में अरब सागर है। तो ठीक है, कहाँ के लिए प्रश्न? बंगाल की खाड़ी कब तो है? तो पूरब में है, पूरब वाला उत्तर पूरब। ठीक है, तब कहाँ केना भेज देगी तू? अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर कहाँ है? पश्चिम में, और बंगाल की खाड़ी आराम करो पूरब में। दुन्नू इन्हें कदी देखना, बंगाल की खाड़ी कितने है? पूरब में। किधर है? पूरब में। अरब सागर पश्चिम में। अरब सागर पश्चिम में। मुंह घुमाया करो। चलो अब लास्ट चैप्टर। पूछो नहीं कहाँ सब पढ़ा हुआ, देखो तो अध्याय 6 पृथ्वी और गोलोक। क्षितिज। पृथ्वी के गोल होने का कारण किसी भी स्थान पर खड़े होकर दूर तक देखने पर ऐसा लगता है कि कुछ दूरी पर जमीन और आसमान आपस में मिल रहे हैं। इसे क्या कहते हैं? क्षितिज कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी के गोल होने के कारण किसी भी स्थान पर खड़े होकर हम दूसरी तरफ देखने पर हमें ऐसा लगता है कि कुछ दूरी पर जमीन और आसमान आपस में क्या है? मिल रहा है। उसे क्या कहते हैं? क्षितिज। क्या कहते हैं? अगर हम चंद्रमा से पृथ्वी को देखेंगे, सुनिए, तो पृथ्वी भी चांद की तरह गोल दिखाई देता है। पृथ्वी भी चांद की तरह कैसा दिखता है? क्योंकि पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह क्या है? परंतु आकार में चंद्रमा से, याद रखिएगा। तो पृथ्वी और चंद्रमा दोनों कैसा है? गोल। याद रखिए। चांद पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग 20 जुलाई 1969 को पहुंचा। यूएसए का आदमी था। किसका? यूएसए का। ध्यान रखिएगा। अपोलो 11 मिशन नाम था उसका, उसके द्वारा पहुंचा था। हाँ, महादेश कितना है? 7। कितना महादेश? 7। सबसे बड़ा महादेश एशिया। सबसे बड़ा? सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा? महासागर है 4। कितना? सबसे बड़ा महासागर प्रशांत। सबसे बड़ा? सबसे छोटा आर्कटिक। सबसे छोटा? सबसे छोटा? तो पूछेगा सबसे बड़ा महासागर कौन है? मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में। पूछेगा मेरियाना गर्त कहाँ है? सबसे बड़ा गर्त यही है, मेरियाना गर्त। याद रखिएगा। प्रशांत महासागर में 11,022 मीटर। महासागर की औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। कितने किलोमीटर तक? तो पूछेगा महासागरों की औसत गहराई कितने किलोमीटर तक? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। क्लियर? अच्छा बताइए, ओजोन परत पर 1 किलोमीटर पे कितना तापमान बढ़ता था? 5 डिग्री सेल्सियस। कितना? सभी महासागर आपस में जुड़ा हुआ है। हाँ, जुड़ा है। और प्राकृतिक महासागर बर्फ से ढके होने के कारण इसे उत्तरी और दक्षिणी हिंद महासागर कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तरी और दक्षिणी हिंद महासागर। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागे में बांटती है, उसे क्या कहते हैं? इसकी जरूरत है आपको? ये पढ़ा दिए। चलिए, अक्षांश पढ़ा दिए, इसकी जरूरत नहीं है आपको, हटा दीजिएगा, काट दीजिएगा, फालतू है ना। जब एक ही चीज को 20 बार क्या पढ़ाना है? क्या पढ़ाए नहीं? अक्षांश रेखा की लंबाई समान होती है? हाँ होती है, गलत है। सभी अक्षांश रेखा की लंबाई समान नहीं होती, गलत लिख दिया। सभी अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर? 2 देशांतर की बीच दूरी 111.32। 111 पॉइंट। तो पूछेगा 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना किलोमीटर? 111। 2 देशांतर के बीच 111.32। 111 पॉइंट। ध्रुव पर देशांतर रेखा मिलता है? मिलता है, दोनों ध्रुव पर मिलता है। और देशांतर रेखा समानांतर होती है? देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, समानांतर नहीं। कौन? देशांतर रेखा। कौन रेखा? याद है, ऊपर 90 89, नीचे 89। याद आया? +1 टोटल कितना? अक्षांश। अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान नहीं होती है। लेकिन क्या अक्षांश रेखा समानांतर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो यहाँ लिखिएगा समानांतर होता है। थोड़ा इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक बात होती है। अक्षांश रेखा की लंबाई समान नहीं होती है। अब एक बात देखिए, यहाँ पर ग्लोब, 1 मिनट सुनिए। यहाँ पर देखिए एक बात, यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा, यहाँ पे डिस्टेंस घट जाएगा।
फिर यहाँ पे डिस्टेंस घटेगा, फिर देखिए यहाँ पे डिस्टेंस घटेगा कि नहीं। तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की लंबाई समान नहीं होती, लेकिन क्या अक्षांश रेखा समानांतर होती है। अक्षांश रेखा समानांतर, तो वो हमको दिखा समानांतर। और चलो ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। तो दो अक्षांश रेखाओं की लंबाई समान नहीं होती है। कितना डिस्टेंस होता है? 111 किलोमीटर। और दो देशांतर के बीच की दूरी कितना? 111.32। 111.32। चलिए वेरी गुड। ये पढ़े है ना, 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? प्रधान या अवतरण रेखा। क्या कहते हैं? और यह इंग्लैंड के कहां से गुजरती है? ग्रीनविच। इंग्लैंड के पूछेगा 0 डिग्री देशांतर प्रधान रेखा कहां से गुजरती है? इंग्लैंड के ग्रीनविच। भारत का मानक समय कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। 82.5 डिग्री। और ये उत्तर प्रदेश के कहां से गुजरती है? इलाहाबाद के मिर्जापुर। इलाहाबाद के, अगर नहीं ऑप्शन में रहेगा तो नैनी। क्या रे? या नैनी। ये कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्य। कितने? आंधी में छत ऊपर उड़ा। तो पूछेगा मानक समय भारत के कितने राज्यों से? आंधी मतलब आंध्र प्रदेश, में मतलब मध्य प्रदेश, छत मतलब छत्तीसगढ़, ऊपर मतलब उत्तर प्रदेश, और उड़ा मतलब उड़ीसा। उड़ा मतलब आप बताइए, ये तक रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? मित्र पर गमछा, मित्र पर गमछा। वेरी गुड, याद है। भारत का मानक समय ग्रीनविच से कितना घंटा आगे है? 5 घंटा। कितना? अभी नहीं पढ़े। 180 डिग्री देशांतर को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। क्या कहते हैं? एक बात बताइए, देशांतर रेखा की लंबाई सभी जगह समान होती है? हाँ, सभी जगह समान होती है। होती है कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, देशांतर रेखा की लंबाई सभी जगह क्या होती है? समान होती है। लेकिन यह रेखा समानांतर होती है, तो देशांतर रेखा समानांतर नहीं होती है। लेकिन देखिए, इस देशांतर का लंबाई क्या होगा? समान होगा। एक बात बताइए, दो देशांतर रेखा के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर अधिक होगी। विषुवत रेखा पर अधिक होगी, लेकिन ध्रुवों पर क्या हो जाएगी? कम। यहाँ डिस्टेंस नहीं कम होगा, यहाँ डिस्टेंस क्या होगा? अधिक होगा। तो पूछेगा बताइए, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी अधिकतम कहाँ होगा? विषुवत रेखा पर अधिकतम। न्यूनतम कहाँ होगा? ध्रुव पर। न्यूनतम पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति दर्शाने के लिए और समय का निर्धारण करने के लिए देशांतर का प्रयोग करते हैं। किसका? तो पूछेगा स्थिति और समय, देशांतर। स्थिति और समय। और तापमान को दर्शाने के लिए अक्षांश का प्रयोग करते हैं। तापमान को दर्शाने के लिए, तो पूछेगा तापमान के लिए अक्षांश। तापमान के लिए पृथ्वी के एक देशांतर का अंतर होने पर कितना मिनट? अगर 15 डिग्री देशांतर का अंतर है तो 15 डिग्री का देशांतर का अंतर है तो 15 गुने 4 बराबर 60 मिनट। कितना मिनट? मतलब बराबर कितना घंटा? 1 घंटा। कितना घंटा बच्चा रे? तो पूछेगा 15 डिग्री देशांतर पर समय और अक्षांश और देशांतर रेखाएं जहाँ मिलती है उस स्थान की स्थिति का क्या चलता है? पता चलता है। तो चलिए, ये सबको पढ़ तो आप लेवे किए, अभी पढ़ लिया ना। 0 डिग्री देशांतर को क्या कहते? 0 डिग्री को क्या कहते हैं? अक्षांश को विषुवत। और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश का करें। 86.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त। कौन वृत्त? अब उष्ण कटिबंध में क्या होगा? गर्मी अधिक होगा कि नहीं? तो ध्यान रखिए, उष्ण कटिबंध में गर्मी अधिक होगा, तो सूर्य की किरण क्या पड़ेगा? लंबवत। क्या पड़ेगा? अच्छा, समशीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा? सूर्य की किरणें समान रूप से पड़ेगा कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, जाड़े में ठंडी पड़ती है और गर्मी में अधिक तापमान रहती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समशीतोष्ण। अत्यधिक ठंडा और अत्यधिक गर्मी। शीतोष्ण कटिबंध में क्या होगा? अत्यधिक ठंड। क्या होगा? अत्यधिक ठंड। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव, दोनों क्षेत्रों पर अधिक ठंड पड़ती है। यहाँ 6 महीना ठंडा और 6 महीना, याद रखिए, 6 महीना दिन और 6 महीना रात। किस कटिबंध में? शीतोष्ण कटिबंध में। याद रखिएगा, समशीतोष्ण कटिबंध में याद रखिएगा ठंडा और गर्मी बराबर पड़ेगा। इसमें सिर्फ ठंडा पड़ेगा। क्या पड़ेगा? ठंडा। 6 महीना दिन और 6 महीना रात। किस कटिबंध में? शीतोष्ण कटिबंध में। किस कटिबंध में? आइए अब अभ्यास करते हैं। अंतिम है, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी तय करने में सूर्य को कितना समय लगता है? 4 मिनट। कितना समय बच्चा रे? 4 मिनट। वेरी गुड। सबसे अधिक गर्मी कहाँ पड़ेगा? उष्ण कटिबंध में। वक्र रेखा कितना है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे? मकर रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूरब से जाने पर क्या होगा? एक दिन घट जाएगा। पूरब पे जाने पर एक दिन, पश्चिम पे जाने पर एक दिन, पूरब की ओर जाने पर एक दिन घट जाएगा। क्लियर? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? 180 डिग्री देशांतर क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। पृथ्वी पर कुल कितना ताप कटिबंध है? 3। कितना है? पृथ्वी पर कुल कितना देशांतर रेखा है? 360। कितना? देशांतर रेखाओं की मदद से हम क्या पता लगाते हैं? समय और स्थिति। समय और ताप से क्या पता चलाते हैं? ताप अक्षांश से। ताप किससे पता चलता है? अक्षांश से। ताप। इस बात को ध्यान रखेंगे। इस तरह हमारा आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नहीं,
इसके बाद कुछ है क्या? अच्छा नहीं नहीं, कुछ नहीं इसमें मानचित्र में। मानचित्र आप खुद पढ़ लिए पीछे, पढ़े कि नहीं? मानचित्र में, जिस मानचित्र में पर्वत, पठार और नदियां, महासागर को दर्शाया है उसे भौतिक मानचित्र कहते हैं। सुनिए, बात समझिए। ये थोड़ा चैप्टर देखिए, ये अंतिम चैप्टर है आपका। सुनिए एक मिनट, अल्लाह नहीं। 7वां मानचित्र अभ्यास नहीं। अब देखिए, भौतिक मानचित्र किसे कहेंगे? भौतिक मानचित्र जिसमें हम पर्वत, पठार और मैदान और नदी और महासागर दिखाएंगे उसको क्या कहेंगे? गौर से देखिए, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर, उसको कौन? अब राजनीतिक मानचित्र जिसमें गांव, शहर, राज्य, देश और विश्व को दर्शाएंगे उसको क्या कहेंगे? पॉलिटिकल मैप, इसी को कहते हैं। जिसमें गांव, राज्य, क्षेत्र को दर्शाएंगे उसको राजनीतिक मैप। अब देखिए, थियोमेटिक मानचित्र, उस मानचित्र को दी गई सूचना के आधार पर बनाया जाए उसे थियोमेटिक कहते हैं। जिसको सूचना के आधार पर बनाया गया, किसके आधार पर? उसको क्या कहेंगे? थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र जैसे जलवायु मानचित्र, वनस्पति मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र। आप परीक्षा में पूछेगा, बताइए वर्षा वाले मानचित्र को कौन सा मानचित्र कहते हैं? थीमेटिक मानचित्र। कौन मानचित्र? हम गाँव वाले मानचित्र को क्या कहेंगे? राजनीतिक मानचित्र। तो परीक्षा में पूछेगा। मानचित्र में आने वाला उपयोग, ये पढ़े आप लोग। जलाशय को किस रंग से? पर्वत को भूरा, पर्वत को, पठार को पीला, पठार को मैदान को हरा, मैदान को जलाशय नीला, जलाशय पर्वत भूरा, पर्वत पठार पीला, पठार मैदान हरा, मैदान याद रखिए। अब देखिए, ये सिंबल है। आप लोग सिंबल तो पहले पढ़े हैं ना? कि नहीं पढ़े हैं? इस सिंबल को आप लोग कर लीजिएगा, इस सिंबल को आप लोग देख लीजिएगा अपने हिसाब से। नहर के लिए क्या है, घास के लिए क्या है। अब अभ्यास है, इस अभ्यास को आप लोग कर लीजिएगा कि मानचित्र में जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग कौन सा मैप? छोटे मापक, बड़े मापक, दोनों मापक, क्या? सभी। जिस मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान इत्यादि को दर्शाया गया उसको कैसा मानचित्र? भौतिक मानचित्र। कैसा मानचित्र? तो याद रखिएगा, मानचित्र में मैदान को दिखाया जाता है किससे? हरे भाग से। किस भाग से? मानचित्र में दक्षिण दिशा होती है किस तरफ? उत्तर, ऊपर, नीचे की ओर। किस ओर? नीचे की ओर। मानचित्र निर्माण में ध्यान रखना चाहिए किस दिशा का? सभी चीज का, संकेतों का भी, दिशाओं का भी, मापक का भी और उपयुक्त सभी का भी। तो जब इस तरह से प्रश्न पूछेगा तो आप लोग देख लीजिएगा। इस तरह आप लोग आराम से फिलिंग द ब्लैंक्स पढ़ लीजिएगा।